हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है। जीआईएस स्कूल कटुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 11th क्लास का सेट्स जो चैप्टर है, हमारा समुच्च जो चैप्टर है, वो हमने यहाँ से स्टार्ट कर रखा है और उसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पे आधारित सवाल अब हम इस क्लास के अंदर करेंगे, 1.1 के अंदर करेंगे। यदि कोई बच्चा यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस क्लास से जुड़ा हुआ है, तो एक बार वो पिछली क्लास जरूर देख लें। बिल्कुल, जो इसके पिछले भाग हैं उनको जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखोगे तो आपको आज समझ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कहीं आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, समझ तो आपको रोज का रोज आएगा। ये हमारी क्लास की खास बात रहेगी। चाहे आप कोई सी भी क्लास हमारी देख लेना, आपको बिल्कुल समझ आएगा। ये हमारी क्लास की कुछ खास बातें रहेंगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप उनको ज़रूर देखें, ठीक है? बारीकियाँ जो हैं वो सारी वहीं पर हैं। यहाँ पर तो अब क्या होगा, जैसे 1.1 हम शुरू करेंगे तो 1.1 में जो बातें काम आएंगी उन बातों को मैं एक बार और रिवाइज कर दूंगा, तो आपको समझने में, सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बारीकियां हैं थ्योरेटिकल पार्ट की, वो तो पिछले वीडियो के अंदर ही मिलेंगी, पिछली क्लास के अंदर ही आपको मिलेंगी। तो एक बार वो जरूर देख लें, अगर कोई बच्चा यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा है, इस क्लास से जुड़ा है तो। ठीक है भाई, चलो तो हम 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 किताब अब सबके पास होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना? एक एक सवाल सीरियल से, एक एक उदाहरण आपको यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है बेटा? फिर बता देता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, लिखवाया नहीं है अभी, वो हम ऑफलाइन क्लास के अंदर लिखेंगे, ठीक है? अभी आप समझते हुए चलें, सवालों को करते हुए चलें, फिर एक बार पूरा आपको शुरू से क्लास में पूरा नोट करवाया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं देखने के लिए ऑनलाइन क्लासेज, तो वो बेचारे रह जाएंगे और आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ से पढ़ लिए और फिर जब एक बार लिखवाएंगे तब और आपका रिवाइज हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है? हाँ, तो बेटा 1.1 हम निकाल लेते हैं। देखिए भाई, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन समझेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। सवाल हमसे कह रहा है कि नीचे जो दिए गए हैं ना, उनमें से कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं, ये आपको बताना है और अपने उत्तर का औचित्य देना है। औचित्य का मतलब आपको कारण सहित बताना है कि समुच्चय है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको कारण भी बताना है, ठीक है? ये सारी बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं, कब तो समुच्चय होता है और कब समुच्चय नहीं होता है, ये हमारा पहले क्लियर हो चुका है। एक बार और बताता हूं मैं आपको कैसे पहचानेंगे कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो परिभाषा बताई थी समुच्चय की, वो क्या बताई थी बेटा? कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वो समूह वस्तुओं का हो सकता है, अवयवों का हो सकता है, सदस्यों का हो सकता है, समूह किसी भी चीज़ का हो सकता है। समूह बोल लें, संग्रह बोल लें, एक ही बात होती है, एक जगह एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक है भाई? तो ऐसा यदि हो जाता है, सुपरिभाषित मतलब व्यवस्थित तरीके से ऐसा हो जाता है, जम जाता है, तो फिर वो समुच्चय होगा, अन्यथा वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है?
जैसे मैं आपसे कहूँ प्राकृत संख्याओं का संग्रह, आप आसानी से प्राकृत संख्याओं को एक संग्रह के अंदर जमा सकते हैं, एक समुच्चय के अंदर जमा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट डॉट करके आप उसको बता सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा सुपरिभाषित। क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित। लेकिन सुपरिभाषित नहीं, ये क्या है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी कक्षा में बैठे हुए कमज़ोर विद्यार्थियों का संग्रह, मतलब आपकी कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थियों का संग्रह। ये मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आप बना के बताओ मुझे आपकी कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थियों का संग्रह। मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थियों का संग्रह। तो हम कमज़ोर विद्यार्थियों का संग्रह नहीं बना सकते। चलो किसी बच्चे से मैंने बनवा लिया, बना दिया उसने, 2-4 नाम बता दिए। दूसरे बच्चे से बनवाए, उसने और ही कोई नाम बताए। तीसरे से बनवाए, उसने और ही कोई नाम बताए हैं। मतलब कमज़ोर विद्यार्थी ऐसे आप नहीं बता सकते पर्सनल कि ये विद्यार्थी साहब कमज़ोर है, ऐसा आप काउंट नहीं कर सकते। इस कारण से ये सुपरिभाषित नहीं है, ऐसा समुच्चय नहीं होता है। ठीक है। विश्व के कमज़ोर देशों का समूह बनाओ, संग्रह बनाओ। तो विश्व के कमज़ोर देशों का समूह बनाना है। तो ऐसे हम कमज़ोर देश किसी को काउंट नहीं कर सकते कि साहब ये देश तो कमज़ोर है, ऐसे हम किसी देश के बारे में नहीं कह सकते। समझ रहे? आप कहोगे भाई पाकिस्तान बहुत कमज़ोर देश है, कहते ही बम फेंक देगो। हम पाकिस्तान से कहेंगे कि तू बहुत कमज़ोर देश है, और तुरंत बम फेंके, बोले कमज़ोर ना हूँ मैं। कर रहा है ना वो, ऐसा है। तो ये क्या है, ऐसे हम किसी देश के बारे में नहीं बोल सकते कि ये देश कमज़ोर है साहब, ये देश कमज़ोर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, अर्थात ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है बेटा। तो वस्तुओं के, सदस्यों के, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को एक समुच्चय कहते हैं। ऐसा हमें इन सवालों में अब देखना है। जो आपका पहला सवाल है, उस पहले सवाल में आपको बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। उन सभी सवालों के अंदर आपको समुच्चय का चयन करना है या नहीं है। तो आप कैसे चयन करेंगे पता है? अगर वो सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय हो जाएगा, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। समझ गए भाई बात को? चलो तो अब आप सुनेंगे, पहला सवाल सुनेंगे, आप फिर समझेंगे, है ना। जे अक्षर, पहला सवाल है हमारा। जे अक्षर से सवाल मैं आपको बोल के बता रहा हूं। किताब सबके पास होनी चाहिए, सामने रखी होनी चाहिए। किताब प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए, सामने भी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप किताब में देख सको जो मैं चीज़ यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपसे पूछता हूं मैं, क्या ये समुच्चय है या नहीं? आपसे पूछता हूं मैं, क्या ये समुच्चय है या नहीं? क्या था हमारा सवाल? कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, किसे? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। एक वर्ष में 12 महीने, 12 महीनों में से आपको वो महीने लेने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो क्या ये समुच्चय है या नहीं है? बिल्कुल ये समुच्चय है, ये सुपरिभाषित है, ये सुपरिभाषित है। कैसा है ये? सुपरिभाषित। क्यों? क्योंकि हम जे से प्रारंभ होने वाले महीनों को एक संग्रह के अंदर व्यवस्थित करके बता सकते हैं, इसलिए ये सुपरिभाषित है। कौन कौन से हैं साहब? जनवरी जे से शुरू होता है, जून जे से शुरू होता है, और जुलाई। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 महीने जे से प्रारंभ होते हैं।
तो इन्हें हम एक संग्रह के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो पहले सवाल का पहला सवाल समुच्चय हो जाएगा। पहले का पहला समुच्चय हो जाएगा, बिल्कुल हाँ करेंगे हम इसकी। हमने क्या बताया कि जे से प्रारंभ होने वाले, क्या, जे से। तो देखो सवाल तो आप किताब से लिख लेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन में पता है आप कैसे लिखेंगे। एक बार समझ लें आप कैसे लिखेंगे। समुच्चय है, कैसे लिखोगे, समुच्चय है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है। कैसा है ये, सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय हो जाएगा। तो हम समुच्चय बनाकर भी बता सकते हैं। कैसे, जनवरी, जून, जुलाई। एक साल में 12 महीने होते हैं, सभी जानते होंगे। ये भी सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? चलो एक बार सीख लें, नहीं पता हो तो। जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 हो गए। इनमें से जे से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से थे बताओ? जनवरी, जून और जुलाई। ये हमारे समुच्चय में आ जाएगा, इसलिए ये सुपरिभाषित है और ये समुच्चय हो जाएगा। ठीक है भैया, तो पहले सवाल में समुच्चय है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन अपना, दूसरा सवाल। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। कितने लेखक लिए? 10-20 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो संख्या तो कितनी भी करा लें। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बताएं भाई, क्या ये समुच्चय हो सकता है? तो भाई ये समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। सब क्यों नहीं है सुपरिभाषित? क्योंकि आप किसी लेखक को प्रतिभाशाली माने ना माने, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने कह दिया साहब ये 5 लेखक प्रतिभाशाली हैं भारत के, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं साहब ये 5 हमारे गांव वाले हैं ना, ये प्रतिभाशाली हैं। फिर तीसरा कहेगा नहीं साहब ये हमारे अलवर के हैं ना, ये प्रतिभाशाली हैं साहब। चौथा कहेगा ना 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 भरतपुर के प्रतिभाशाली हैं। तो ऐसे फिर ये सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग विचार आ रहे हैं, अलग अलग नाम निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा जब होने लग जाएगा तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा। इसलिए नंबर 2 समुच्चय नहीं होगा। कैसे लिखेंगे फिर? समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। तो दूसरे में हमें मना कर देनी है। एक एक को समझते चलें। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि पहले में हाँ है, दूसरे में ना है ना। और कारण सहित मैं आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ, और कारण सहित ही हमें कॉपी में लिखना है। जब मैं लिखवाऊंगा, अभी मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। अगला सुनेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बताएं आप मुझे सोच करके, क्या ये समुच्चय होगा या नहीं होगा? ये समुच्चय नहीं होगा जी। क्यों? सवाल कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो भैया 11 बल्लेबाज लेने, विश्व के सर्वश्रेष्ठ आपने ले लिए 11 बल्लेबाज हैं, आपने 11 बल्लेबाज ले लिए।
कोई भी 11 ले लिया आपने भैया, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, केएल राहुल, विराट कोहली, ऐसे आपने 11 ले लिए। मैंने अगले स्टूडेंट से पूछा भाई तेरे 11 कौन से हैं सर्वश्रेष्ठ बता। उसने जो आपने 11 लिए उनमें से एक भी नहीं लिया, अलग ही 11 ले गया वो है। तो मतलब किसी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ मानना ये हमारे लिए सुपरिभाषित नहीं है। एक व्यक्ति अलग 11 ले जा रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग ले जा रहा है, तो इस तरह की जब स्थिति आ जाए तो वो सुपरिभाषित नहीं होता है और ऐसी स्थिति में फिर वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। हम इनको व्यवस्थित नहीं कर सकते, सुपरिभाषित तरीके से नहीं जमा सकते, इसलिए ये एग्जाम्पल भी आपका कैसा हो गया, समुच्चय नहीं है। तो तीसरे में भी भैया नहीं होगा। समझने की बातें हैं सब में, तीसरे में भी नहीं होगा। किसी भी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ मानना ये सुपरिभाषित नहीं होगा। चौथा जी, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई आप 11th मैथ में बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहता हूं आपकी क्लास के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का संग्रह बन जाएगा। अरे विद्यार्थी 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, तो सभी विद्यार्थियों का एक संग्रह बनाया जा सकता है। तो ये कैसा हुआ, सुपरिभाषित हुआ। ये कैसा हुआ, सुपरिभाषित हुआ, इसलिए ये समुच्चय हो जाएगा। तो चौथे में लिखेंगे कि समुच्चय होगा 5 नंबर। ठीक है भाई। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हाँ भाई, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये समुच्चय है, क्या ये समुच्चय है? बिल्कुल है, बिल्कुल भैया ये समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित है। कैसे पता लगा? अभी देखो आप, 100 से तो कम लेनी है और सभी प्राकृत संख्या लेनी है, सभी प्राकृत संख्या लेनी है, 100 से कम लेनी है। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डॉट डॉट लगा दो। डॉट डॉट लगा के लास्ट की संख्या भी लिखो, कौन सी होगी? 100 से कम। तो 100 से तो वो कम होनी चाहिए, तो जस्ट 100 से कम कौन सी है? जस्ट 99, यहां तक आ जाएगी। 100 नहीं आएगा, 100 से कम। तो 100 से कम जो प्राकृत संख्या होती है वो मैंने आपके सामने लिख दिए, मतलब ये सुपरिभाषित हो गया, मतलब ये समुच्चय के अंदर व्यवस्थित तरीके से जमा हुआ है। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा जी? समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समुच्चय हो जाएगा। तो हम कहेंगे समुच्चय है क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है। कैसा है? सुपरिभाषित है, इसलिए ये समुच्चय हो जाएगा। ये वो संख्या बना के बताएंगे हम। ठीक है जी। नेक्स्ट, छठा, अगला है बेटा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद, एक लेखक हुए थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय होगा या नहीं होगा? समुच्चय होगा भैया। क्यों होगा? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं ना, उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो फिक्स हैं,
वो फिक्स हैं। वो बात अलग है कि आपको पता ही नहीं है वो कौन से उपन्यास है, वो चीज एक अलग बात हो गई। जैसे प्राकर संख्या तो है, पर आप प्राकर संख्याओं को नहीं जानते तो वो चीज एक अलग है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं हम उनको एक संग्रह के अंदर व्यवस्थित तरीके से जमा सकते हैं, अर्थात ये सुपरिभाषित बात है। कैसी है ये? सुपरिभाषित है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे हैं ये कथन सुपरिभाषित है। हम इनके उपन्यासों को एक व्यवस्थित तरीके से समुच्चय के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। छठा नंबर जो है आपका समुच्चय हो जाएगा भाई। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं ये कथन कैसा है? ये कथन सुपरिभाषित है। ठीक है जी, इसलिए ये समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। हाँ जी, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बताएं आप मुझे, जल्दी से बताएं आप मुझे, क्या ये समुच्चय है या नहीं? समुच्चय है या नहीं? समुच्चय है, समुच्चय है। क्यों? क्योंकि सभी समपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित है। हम सभी समपूर्णांकों को एक समुच्चय के अंदर व्यवस्थित तरीके से जमा सकते हैं। हम एक समुच्चय के अंदर इन अवयवों को बता सकते हैं, सभी समपूर्णांकों को। ठीक है, कैसे? देखो, पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ... -1, -2, -3 ... इधर चले जाओ अनंत की ओर, इधर आ जाओ माइनस अनंत की ओर। ये जो मैंने लिखे हैं ये सभी पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्णांक में एक अंक का अंतर होता है, जैसे प्राकृत संख्याओं में होता है, पूर्ण संख्याओं में होता है, ऐसे ही पूर्णांकों में अंतर होता है। 2 के बाद पूर्णांक 3 ही मिलेगा, 3 के बाद 4 ही मिलेगा। समझ रहे ना आप बात को? ठीक है जी, तो ये अपने पूर्णांक हो गए। अब हमें इनमें से कौन से लेने? सभी समपूर्णांक, सभी समपूर्णांक लेने। तो हम इसमें से सभी समपूर्णांकों को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये देख लेना है आपको तो ये देख लेना है, क्या आप सभी समपूर्णांकों को एक संग्रह के अंदर जमा सकते हो कि नहीं जमा सकते? एक समुच्चय के अंदर बिल्कुल जमा सकते हैं। हम सभी समपूर्णांकों को एक समुच्चय के अंदर जमा करके लिख सकते हैं। अर्थात फिर ये कथन कैसा है? सुपरिभाषित है। फिर ये कथन कैसा है? सुपरिभाषित है। इसलिए ये समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपसे यही पूछ रहा है। ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई थी ना, वो यही लिखी हुई थी कि नीचे जो कथन हैं परिभाषित तरीके से, उन्हें आप देख करके ये बताएं क्या वो समुच्चय है या नहीं है, और अपने उत्तर का औचित्य दें, मतलब कारण दें। तो कारण क्या है इसका? सबसे पहले बताएंगे समुच्चय है। क्यों है? अब कारण सुने। क्योंकि सभी समपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित है। ये व्यवस्थित तरीके से मानक रूप से जमा करके लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, इसलिए ये समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 8वां। ठीक है, इसे जमाने के लिए इसमें से सारे संपूर्णांकों को हम छांट लेते भैया। 8वां नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्चय, इसमें जो आने वाले प्रश्नों का संग्रह है, क्या हम उसे एक समुच्चय के अंदर जमा कर नहीं बता सकते? क्या ये सुपरिभाषित नहीं है? बिल्कुल ये सुपरिभाषित है, क्योंकि कितने प्रश्न हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, कितने भी क्यों ना हो जाएं, हम सबको व्यवस्थित तरीके से जमा करके बता सकते हैं समुच्चय में कि ये हमारे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। बता सकते हैं ना, चाहे हमें समय लग जाए प्रश्नों का संग्रह बनाने में, लेकिन बना तो सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति सुपरिभाषित होती है। ठीक है, अलग अलग उत्तर तो नहीं दोगे ना कि साहब हम पहले चैप्टर के सवाल बनवा रहे हैं तुमसे कि पहले चैप्टर के प्रश्न बनाओ, तुम 5वें के बना रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, पहले के बता रहे तो पहले के प्रश्नों का संग्रह सभी विद्यार्थी बना सकता है। तो ये स्थिति कैसी है? सुपरिभाषित, अर्थात ये समुच्चय हो जाएगा जी आपका 8वां नंबर जो है, लास्ट 9वां नंबर भैया अपना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हाँ जी, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो मैं आपसे पूछता हूं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय होगा या नहीं होगा? सबके उत्तर, सबके विचार एक जैसे मिलने चाहिए, एक जैसा मेल होना चाहिए सबका, जब जाके तो समुच्चय होगा, परिभाषित होगा, नहीं तो सुपरिभाषित ही नहीं होगा। तो ये कथन सुपरिभाषित नहीं है, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकता है। जैसे बहुत से लोग देखें, अरे हमें तो शेर से डर ही नहीं लगता बहुत से कहें हमारे लिए शेर कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है, बिल्कुल ना है। और बहुत से लोग ऐसे रहे कुत्ता से डरे, कुत्ता दिख जाए रास्ते में, कुत्ता दिख जाता है रास्ते में तो उससे बच के निकलने की सोचे कि यार रास्ता चेंज कर लें, दूसरे रास्ते से चले, कहीं खा जाए, उसके लिए तो वही खतरनाक है। और बहुत से कुत्ता दिख जाए, अरे हवाल भगाए आए यार, ऐसे जाएंगे निकल करके, तो उनके लिए वो खतरनाक है ही नहीं कुत्ता। और बात रही लड़कियों की, आप क्लास में देखते हो लड़कियों को यदि छिपकली भी दिख जाए ना दीवार पे, क्लास बैठी हुई है, छिपकली दीवार पे भी दिख जाए तो भी हलचल शुरू हो जाती है इनके अंदर। छिपकली ऊपर है, ये नीचे है, और इनके पास छिपकली आ जाए तो ये सीट छोड़ करके तुरंत यहां से दूर चली जाती है। इनके लिए छिपकली बहुत खतरनाक है, इनके लिए छिपकली ही खतरनाक जानवर है लड़कियों के लिए। और लड़का को छिपकली मिल जाए, वह पकड़ के ऐसे फेंक दिया दूर हट उनके लिए वो खतरनाक नहीं है। तो प्रत्येक विशेष बात है ये, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे मैं हूं, मेरे लिए कोई जानवर खतरनाक नहीं है, तो ये सब कुछ अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में समुच्चय नहीं होगा। तो हमारा 9वां नंबर समुच्चय नहीं है। समझ गए आप बात को? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। हम किसी जानवर को खतरनाक माने ना माने, ये सबके अलग अलग विचार हैं। ठीक है भैया, तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। पहले सवाल में आपको 9 सवाल दे रखे थे, 9 दे रखे थे। 9 जो सवाल थे उनमें यही पूछा गया था आपसे कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है, कारण सहित मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आप समझते हुए चलना, बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए चलना। समझ रहे ना आप बात को? हाँ,
5 से 7 दिन और आप समझें 1 सितंबर से हम सीरियल से सारा कुछ लिखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ लिखाऊंगा तो समय जाएगा आपका, समझ रहे हैं बात को, इसलिए मैं आपको पूरा मैटर समझाता हुआ चल रहा हूँ। सारी बातें वही रहेंगी, कुछ अलग से नहीं है, जो समझा रहे हैं वही आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी हाँ। आप सवालों की संख्या अधिक से करें, आप खूब सवाल करें, किताब में से करें, बाहर से करें, कहीं से भी करें, सवालों की संख्या अधिक करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना दूसरा। एक बार इसे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, और कहीं कोई भी समस्या आती है आपको गणित के अंदर तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे ही रखा है। ठीक है, आप उस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। कोई भी समस्या हो आपको गणित के अंदर, नंबर नहीं है तो एक बार और लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, अगर किसी महानुभाव के पास नहीं है तो वैसे आपके पास होने चाहिए 9694828419। ठीक है भैया, ज़्यादा भी ना है तो 2 साल तो याद कर लो, 11वीं 12वीं फिर भूल जाइयो। अभी तो तुम्हारा स्वार्थ है मुझसे, नहीं है मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा है हमसे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ज़्यादा भी नहीं तो 2 साल तो संपर्क में रहना ही है आपको। फिर आप बड़ी बड़ी नौकरियों पर चले जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, फिर आप मास्टर ने भूल जाओगे। ऐसा करते आ रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा ही आप करोगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी तो आप करें, आपका स्वार्थ है, हमारा भी है, थोड़ा सा है हमारा तो, कि भाई तुम अच्छा रिजल्ट दे जाओगे तो थोड़ा सा हमारा नाम हो जाएगा। ये बच्चा सब हमने पढ़ाया हो साहब, देखो यार 100 आए हैं साहब, जैसे हम अब तक बताते आ रहे हैं साहब, फलाने गांव में इतने नौकरी लगवा दिए साहब, सब फलाने बच्चे के इतने नंबर लगा दिए। ऐसा है हमारा तुमसे बस। ठीक है, लेकिन हमारा थोड़ी देर का है, तुम्हारा जीवन भर का है। सीख गए तो चीज़ें काम आएंगी आके। ठीक है, इसलिए कांटेक्ट में रहें और समस्या को दबाएं नहीं, समस्या को मत दबाना बेटा आप, इसीलिए नंबर दिया है बस आपको। कहीं आप सोच रहे हैं गुरुजी का हाल है, खाना खा लियोगे साहब, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने के लिए ना दियो ही। ठीक है, ये दिया है समस्या को हल करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम आपकी गणित के अंदर नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा दूसरा सवाल देखें अपना। मान लीजिए a बराबर आपको कोई समुच्चय दिया हुआ है। दूसरे सवाल में देखें आप, a बराबर कोई समुच्चय दिया हुआ है आपको, 1 2 3 4 5 6, ये कोई समुच्चय है। और आपसे कहा है कि रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लासों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आप पिछली क्लास ज़रूर देख लेना अगर किसी को बिलोंग्स टू के बारे में नहीं पता है तो। यहाँ पर भी बताऊँगा पर वहाँ पर भी बताया है, समझ रहे हैं आप बात को। अब देखो आप आगे, तो दूसरे का पहला एक बार मैं सारे लिख देता हूँ आपके सामने। 5 खाली जगह A, दूसरा 8 खाली जगह A, तीसरा 0 खाली जगह A, चौथा 4 खाली जगह A, पांचवा 2 खाली जगह A, छठा 10 खाली जगह A। ठीक है भाई, ये हमारे पास 6 सवाल दे रखे हैं। दूसरे में आपसे कहा गया है कि आप इनमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का चयन करो। भाई कौन सा चिन्ह आएगा? क्या कहा गया है आपसे कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का चयन करें, कौन सा चिन्ह आएगा? ये तो हो जाता है बिलोंग्स टू
और ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अरे गलत बना दिया, ये तो बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग, मतलब कट गया जो डज नॉट बिलोंग्स टू और जो नहीं कटा वो बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, ये है बिलोंग्स टू और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता दूं, फिर ये सवाल कराऊंगा। बिलोंग्स टू का चिन्ह कैसे लगाया जाता है मैंने आपको अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे तरीके से, कि बिलोंग्स टू का चिन्ह अवयव और समुच्चय के बीच में लगाया जाता है। बिलोंग्स टू से पहले अवयव होता है और बाद में समुच्चय होता है। अगर इधर जो अवयव लिखा हुआ है वो इस वाले समुच्चय में विद्यमान है तो बिलोंग्स टू आएगा, और इधर जो अवयव लिखा हुआ है वो इस समुच्चय में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ऐसा होता है। तो देखें आप, जो अवयव समुच्चय ए में है वहां तो बिलोंग्स टू लिखने वाले हैं, और जो अवयव समुच्चय ए में नहीं है वहां डज नॉट बिलोंग्स टू लिखने वाले हैं। यही मतलब होता है इसका। अवयव समुच्चय में विद्यमान है तो बिलोंग्स टू, अवयव समुच्चय में विद्यमान नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है भैया, देखो इधर अब अवयव है ये 5, क्या ये 5 अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है? आपका काम है देखने का अवयव को। सब में ए समुच्चय लिखा हुआ है, सब में एक ही समुच्चय काम में लेना है, ये जो दे रखा है ऊपर वाला बस एक ही समुच्चय काम में लेना है दूसरे सवाल में। ठीक है, तो अवयव 5 समुच्चय ए के अंदर विद्यमान है या नहीं? बिल्कुल है। अवयव 5 समुच्चय ए का ही तो अवयव है, ये रहा ना। तो अवयव 5 समुच्चय में विद्यमान है तो फिर बिलोंग्स टू आ जाएगा। कहा जाएगा? बिलोंग्स टू आ जाएगा। अवयव 8 समुच्चय ए में विद्यमान है क्या? अवयव 8 समुच्चय में विद्यमान है क्या? नहीं है। अवयव 8 नहीं है इसमें, देखो कहीं पर भी नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। कैसे पढ़ते हैं? अवयव 8 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, सदस्य भी कह दें। अवयव 8 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, या अवयव 8 समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है, और है तो फिर उसकी हाँ भर लेंगे। ठीक है भैया। 0 है क्या ए में? 0 है क्या समुच्चय के अंदर? 0 भी नहीं है, तो फिर लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है। 4 है क्या विद्यमान ए में? अवयव 4 है क्या समुच्चय में? बिल्कुल है, तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इधर आ जाए। अवयव 2 समुच्चय ए में है क्या? अवयव 2 समुच्चय ए में है क्या? बताएं आप मुझे। अवयव 2 है क्या समुच्चय में? बिल्कुल है साहब, दिख रहा है तुम्हें, ये रहा 2 बिलोंग्स टू। सीख गए होंगे अब तो बिलोंग्स टू कब लगेगा, डज नॉट कब लगेगा। अवयव है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बिल्कुल सरल है। किसी भी क्लास के बच्चे को ये बात समझाई जाए तो शायद वो समझ जाएगा, बिल्कुल समझ जाएगा। हाँ, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सरल चीजें बेटा, है ना। पूरा गणित ही सरल है, घबराएं नहीं, कहीं डर के सब्जेक्ट चेंज कर लें, बिल्कुल सरल है बेटा। अवयव 10 है क्या समुच्चय में? अवयव 10 इसमें विद्यमान है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारा दूसरा सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है भैया। ठीक है, दूसरे सवाल में सिर्फ आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू ही लगाना था। पहले सवाल में आपको सिर्फ समुच्चय ही बताना था, समुच्चय है या नहीं है कारण सहित। ये आपके 2 सवाल 1.1 के कंप्लीट हो जाते हैं, 1.1 के। ठीक है, 1.1 का काम है बेटा ये, है ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब आप। हाँ भाई, इनको मैं हटा देता हूं।
लिखना चाहे तो आप वीडियो को पुश करके और लिख लेना भाई, है ना। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब आपको क्या करना है, रोस्टर रूप में व्यक्त करना है समुच्चय को, ठीक है। तीसरे का फर्स्ट, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब आप बहुत अच्छी बातें सीखेंगे यहाँ से, दिमाग खुलेगा आपका, अच्छे से बैठ जाना आप बिल्कुल, है ना, पानी वानी पी लेना। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से छोटा है। हाँ भाई, तीसरे का पहला है ये, तीसरे में टोटल 6 सवाल हैं इसी तरह के। देखो जी, एक बार और बता दूं मैं आपको क्या बनाने जा रहे हैं हमें, रोस्टर रूप। क्या बनाने जा रहे हैं बेटा, हमें रोस्टर रूप, ठीक है बेटा। तो रोस्टर रूप हमें बनाना है और उसके लिए ये समुच्चय हमें दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताइए बेटा, ये जो समुच्चय लिखा हुआ है ये कौन से रूप में लिखा हुआ है, कौन से रूप में लिखा हुआ है बेटा, बताएं एक बार। समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा रूप है बेटा ये, समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि या नियम रूप, इस रूप में लिखा हुआ है ये समुच्चय निर्माण रूप में। इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, रोस्टर रूप क्या होता है। ये सारी बातें पिछली क्लासों के अंदर हो चुकी हैं। तो कोई नया जुड़ा हो भैया तो एक बार पिछली क्लास जरूर देख लें, ठीक है। हाँ, तो एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और ये शर्त है, ये अपना समुच्चय निर्माण रूप है। अब मैं आपको इसका रोस्टर रूप बनाना सिखाता हूं बेटा, देखो आप ध्यान से। x कोई अवयव है, x कोई अवयव है जो आपके पूर्णांक को व्यक्त कर रहा है, लेकिन आपको पूर्णांक कैसा लेना है, आपको जो पूर्णांक लेना है ना वो कैसा लेना है, उसकी शर्त यहाँ से है पूर्णांक की, कि पूर्णांक आप कैसा लेंगे, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। इन चिन्हों के बारे में तो आप जानते हैं ना, छोटे बड़े के बारे में तो हाँ छोटी क्लासों से चले आ रहे हैं ये चिन्ह तो आपके। तो x जो है वो एक पूर्णांक है, आपको पूर्णांक ही लेना है। ये शर्त नहीं होती तो आप सारे पूर्णांक लिख देते 0 से प्लस अनंत की ओर, 0 से माइनस अनंत की ओर, अगर ये शर्त नहीं होती तो। लेकिन अब ये शर्त है, आपको पूर्णांक तो लेना ही है, आपको पूर्णांक तो लेना ही है, लेकिन पूर्णांक आपको कौन से लेने हैं वो चीज आप यहां से क्लियर करेंगे। आपको वो पूर्णांक लेने हैं जो -3 से बड़े हों, 7 से छोटे हों। आपको वो पूर्णांक लेने हैं जो -3 से बड़े हों, 7 से छोटे हों। आपको पता है प्रत्येक पूर्णांक में 1 अंक का अंतर होता है, पॉइंट वाला सिस्टम नहीं होता है इसमें। तो -3 से बड़े पूर्णांक लेना शुरू करें, 7 से छोटा। तो -3 से जस्ट बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, -2 होगा, ठीक है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चले जाओ, 7 से छोटा है, ठीक है। देखो इसके लिए मैं आपको बताऊं संख्या रेखा बना करके, इधर जगह तो है ना आपके पास, चलो यहाँ बनाता हूँ। देखो ये -3 हो गया, जैसे इधर फिर -2 होता है, -1 होता है, फिर 0 होती है, फिर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, संख्या रेखा चल रही है, ये 5 और ये 6 और ये आपका 7, ठीक है जी। तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा पूर्णांक देखो ये रहा -2,
इसके बाद डायरेक्ट -2 ही आता है। 7 से छोटा डायरेक्ट फिर 6 आता है। तो यहाँ से और यहाँ तक की बात आपको करनी है, ठीक है। तो x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, हमें पूर्णांक लेना है, लेकिन हमें कैसा पूर्णांक लेना है? -3 से बड़ा और 7 से छोटा। देख ले आप इधर, -3 से बड़ा और 7 से छोटा कौन कौन से पूर्णांक है, उन सबको एक समुच्चय के अंदर लिख दो, a बराबर करके। a ही तो है ये। कौन कौन से हैं भैया वो? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। और ये मंझला कोष्टक कर दो साहब बंद। तो ये आपका पता है कौन सा रूप बन चुका है? रोस्टर रूप। कौन सा बन गया जी? ये रोस्टर रूप। सवाल आपसे यही कह रहा था कि आप रोस्टर रूप बनाइए। कौन सा रूप बनाइए? रोस्टर रूप। देखो भैया, ये रूप जो लिखा हुआ है ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसका मैंने ये आपको रोस्टर रूप बना के बता दिया। ये जो कह रहा था वो हमने यहाँ करके दिखाया है। इसे रोस्टर रूप कहते हैं, सारणीबद्ध रूप कहते हैं, ठीक है जी। पूर्णांक लिए, पूर्णांक भी कौन से लिए? -3 से बड़े और 7 से छोटे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ये मैं आपसे आस लगाता हूँ, बिल्कुल आ गई होगी आपको, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का दूसरा भाग है, तीसरे का ही, ठीक है भाई। इसी का दूसरा भाग है, b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है हाँ भाई, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ध्यान से समझेंगे आप इस बात को। क्या कह रहा है देखो आपसे ये, x सच दैट x जो है ना, x जो अवयव है जो आप लेने जा रहे हैं, ये सारे x के मान है, मतलब पूर्णांक हैं। अब यहाँ x पता है किसका काम कर रहा है? x पता है किसका काम कर रहा है? x कौन है यहाँ पर? संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। x यहाँ प्राकृत संख्या का काम कर रहा है, लेकिन प्राकृत संख्या लेनी कौन सी है? 6 से कम। प्राकृत संख्या तो लेनी है, लेकिन 6 से कम लेनी है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये प्राकृत संख्या है। और लेकिन हमें कौन सी लेनी है प्राकृत? 9 पे ना रुके, अनंत की ओर जावे, ठीक है। कहीं सोच रहे हो 9 बोल कर रुक गए गुरुजी। तो हमें 6 से कम लेनी है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 6 से कम। तो हम यहां से लिख देते हैं बी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। ये प्राकृत अंक हैं और कैसे हैं जी? 6 से कम है। ये हमने ले लिए साहब। ये हमारा रोस्टर रूप बन गया, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप था। तो रोस्टर रूप तैयार हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तीसरा भैया इसी का, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल
जिसके अंकों का योगफल 8 है। हाँ जी, समझे आप। तीसरा देखें, ध्यान से समझेंगे आप इस बात को। और बच रहे हैं भैया अभी इसमें चौथा, पांचवा, छठा, 3 और बच रहे हैं। ध्यान से समझना भैया इस बात को, ठीक है। 2 अंकों की ऐसी प्राकर संख्या लेनी है, 2 अंकों की होनी चाहिए और प्राकृत होनी चाहिए। 2 अंकों की होनी चाहिए और वो प्राकृत होनी चाहिए। 102 प्राकृत है लेकिन अंक 3 है। 100 प्राकृत है, अंक 3 है। 1500 प्राकृत है, अंक 4 है। ऐसे नहीं, 2 अंकों की लेनी है। कितने की लेनी है? 2 अंकन की। 50 है, 60 है, 70 है, 75 है, 77 है, 99 है। ये 2 अंकन की हैं, लेकिन 2 अंकों की में भी शर्त है। यहां पर 2 अंकों की संख्या में भी शर्त है। क्या है? कि 2 अंक तो लेने ही हैं, 2 अंकों की संख्या तो लेनी ही है, प्राकृत तो होनी चाहिए 2 अंकन की। लेकिन शर्त क्या है? कि जिसके अंकों को जोड़ने पर, मतलब योगफल उनका 8 आना चाहिए। जिसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो योगफल 8 आना चाहिए। जैसे 75 है, 2 अंकन की है, लेकिन इन दोनों अंकन ने जोड़ जो 7 और 5 है, 12 आवे। ऐसा होना चाहिए। इन्हें जोड़वे पे 8 आना चाहिए। ऐसे अंक चाहिए, ऐसे अंक चाहिए। दोनों अंकन ने मिला के प्राकर संख्या बननी चाहिए। दोनों अंकन ने मिला के प्राकर संख्या बननी चाहिए, ठीक है। तो देखें आप भैया कौन कौन से होंगे। तो प्राकर संख्या 1 से स्टार्ट होती है जी। तो क्रम से लिखना शुरू करें। 1 के साथ क्या लें कि प्राकृत अंक भी बन जाए और जोड़वे पे 8 भी आ जाए। 17 हैं, 17 कितना? 17। ये 17 देख जो प्राकर संख्या ना है, 17 है न। दोनों ने जोड़वे पे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ने। 1 तो यह आ जाएगी। 26 है। 1 के बाद 2 पे चलेगा। मैं 2 में कितना जोड़ू कि 8 आ जाए? 6 जोड़ दूं। 26 देख जो प्राकृत है कि ना है। 35 कैसा है? 35 कैसा है? 35 कैसा है? प्राकृत अंक है, प्राकृत संख्या है। जोड़वे पे 8 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। 35 के बाद 44, दोनों ने जोड़वे पे 8 आ रहा है। 44 प्राकृत संख्या है। 53 प्राकृत है, जोड़वे पे 8 आ रहा है। 62 दोनों प्राकृत हैं, मतलब 62 प्राकृत संख्या है। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, बैठ अभी आओ। 62, तो ये 62 क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। और दोनों ने जोड़वे पे 8 आ रहा है ना। चलो 71, ये दोनों प्राकृत की आवश्यकता ना है, दोनों अंक की प्राकृत ना है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या। यहां कंफ्यूज होता है बच्चा, अभी होएगा लास्ट में देखना तुम। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लेनी चाहिए, 2 अंकन की ऐसी प्राकृत संख्या होए कि उन दोनों अंकन ने जोड़े तो 8 आ जाए। ऐसा करना है। 71, अब यहां पर 80 भी आएगा, यहां पर 80 भी आएगा। यहां जाकर के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अरे गुरुजी 80 जोड़वे पे 8 ना आ रहा है ना। 80 प्राकृत संख्या ना है ना गुरुजी, फिर क्यों घबरा रहे हो? गुरुजी ये 0 तो प्राकृत है ही ना। 0 की कौन ने की है कि प्राकृत लेनो है? सवाल तो यह है कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 2 अंकन ने मिला के प्राकृत होनी चाहिए। तो दोनों ने मिला के प्राकृत हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना, हो रही।
तो दोनों अंकों को मिलाने पर प्राकृत संख्या हो रही है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कहीं आप ऐसा सोच जाएं कि दोनों अंक प्राकृत ना, 2 अंकों की प्राकृत संख्या, ठीक है, इसलिए 80 आ जाएगा। जो बच्चा ऐसे सोचेगा कि दोनों प्राकृत, उसका 80 नहीं आएगा। सवाल तो नहीं कह रहा है इस बात को, सवाल तो ऐसे कह रहा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या मिलकर के बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि साहब या में या भी शामिल कर लेते तुम, ऐसा तो ना सोच रहे कोई कि साहब या भी शामिल कर लेते स्टार्टिंग में, या से पहले। इनने जोड़वे पे 8 आ रहे इन्हें, लेकिन ये 2 अंकन की ना है, ये 2 अंकों की नहीं है, ये 1 अंक है। चलो यार 2 अंकन की मानेंगे यार, बोल के बताइए क्या पढ़ोगे यार, क्या पढ़ोगे इसे 8, क्या पढ़ोगे इसे 8, और या क्या पढ़ोगे, या भी 8 ही पढ़ोगे। कितने अंक हैं, 1 ही अंक काउंट हो गई, आगे 0 कोई महत्व ना हो करे। लेकिन या का पढ़ोगे 80, या में 2 अंक हैं, या का पढ़ोगे 8, 1 अंक काउंट होगा। कहीं आप इन्हें 2 अंक काउंट करने की सोच रहे हो, या पढ़िए या 2 कर रहे, ई भी 8, 1 अंक, ठीक, आगे 0 का महत्व नहीं होता है। समझ रहे ना आप बात को बेटा। तो 2 अंकों की प्राकृत लेनी थी, इसलिए 80 हमने शामिल कर लिया है, ठीक है भैया। ये हमारे दूसरे के 3 सवाल कंप्लीट हुए। हम पता है क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे जी समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में। ये सारे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने, जो बुक में से लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे समुच्चय निर्माण रूप में थे, और हमने क्या बनाया है सबका रोस्टर रूप। ये रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप और ये रोस्टर रूप, ठीक है भैया। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। यहाँ से आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, यहाँ से आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, जो भी पढ़ाया जाए उसका रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब आप सवाल करा सकते हैं 1.1 के, कितने भी सवाल आप कराओ सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आप अच्छे ढंग से पढ़ चुके हो, इसलिए हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप करा लेना, उदाहरण भी हो जाएंगे, सवाल भी हो जाएंगे। मैं तो भैया सारे ही कराऊंगा आपको सीरियल से, मैं तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पूरी NCERT विद एग्जाम्पल यहाँ पर करूँगा, ठीक है। चलो क्लास बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, ठीक है भैया। जय हिंद, जय भारत।